No, sorry. Hello, elements! हेलो एलिमेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है उसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। मतलब जो ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री कभी सुना भी नहीं है, वो लोगों के लिए ये वीडियो सबसे अच्छा रहने वाला है। क्योंकि बेसिकली स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि हम अचानक से शुरू कर देते हैं और हमारे बेसिक्स बहुत ही कच्चे रह जाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है। तो ये वाला जो वीडियो रहेगा वो पूरी सीरीज रहेगी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। ठीक है, तो इसमें हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। दिस इज पार्ट 1 ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। हम आगे ऐसे डिटेल में स्टीरियोकेमिस्ट्री करते जाएंगे। जेडबलई और नीट के लिए, दोनों के लिए और बाकी सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा, क्योंकि ये कॉमन कंसेप्ट तो कॉमन ही रहेंगे ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बाद में अलग अलग से करेंगे नीट और जेडबलई वालों के लिए, पर ये कॉमन वीडियोज है तो सबके लिए यूजफुल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं जीरो से और फिर हम हीरो तक पहुंच जाएंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री को बहुत टफ माना जाता है, इसलिए स्टार्ट करें। चलो, तो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री होता क्या है। मैम वी नो केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? तो हमारे आजू बाजू जितनी भी चीजें हो रही है उसमें जो केमिकल का पार्ट आ जाता है दैट इज केमिस्ट्री। जैसे डाइजेशन में एसिड रिलीज होता है, दैट इज केमिस्ट्री। तो जहां जहां भी केमिकल का पार्ट आ रहा है वो उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। बट व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री? चलो, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही एक फील्ड होती है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बेसिकली कम्स अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी रिएक्शन लिखी है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है। कौन सी है यहाँ पे? तो दिस इज अ नॉर्मल, एक बहुत ही सिंपल सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने लिखी है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब कार्बोनिल के अंदर करवाई जाए, जैसे यहाँ पे आल्डिहाइड है तो आल्डिहाइड के पास यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो उसका जो कार्बन होता है ना वो कैसा कार्बन होता है? तो वो जो कार्बन होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है। इसीलिए यहाँ पे H प्लस और Cn माइनस में ये Cn माइनस है वो यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये यहाँ पे ऊपर जाएगा और ये H प्लस ओ का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ये H प्लस ले लेगा। ठीक है, और वैसे करके साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज अ बेसिकली एडिशन रिएक्शन। अब मैम देखने में तो ये इजी से रिएक्शन लग रही है, तो लिखा क्या है बच्चा? मैंने यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो उसको समझेंगे। देखो, इट सीम्स लाइक अ नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, बट व्हाट इफ आई आस्क यू दैट कि साइनाइड को हमने जब यहाँ पे अटैक करवाया, मैंने क्या बोला? कार्बोनिल का जो कार्बन होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब वो एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो उधर हमें किसी को ऐड करवाना पड़ेगा, किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों को ये है कि एक नॉर्मल रिएक्शन है, ओके, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है तो हम ऐसे रिएक्शन कर सकते हैं। बट अगर मैं ट्विस्ट ला लूं और आप लोगों को ऐसा पूछ लूं कि बच्चा साइनाइड अटैक कहां से कर रहा है, फ्रॉम वेयर दिस साइनाइड इज अटैकिंग, अगर मैं आप लोगों को ऐसा पूछ लूं, तो यहां पे खुलता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि तुम रिएजेंट को या लिगेंड को किसी को भी अटैक करवा रहे हो तो वो एंटर कहाँ हो रहा है, वो पीछे से अटैक कर रहा है कि वो आगे से अटैक कर रहा है। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी और अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे। अब हम थियोरेटिकली करते हैं तो हमें ये सारी चीजें इतनी मैटर नहीं करती है कि हमें क्या ऑन पेपर वर्क करना है। पर जो रिसर्चर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो लोगों को तो मेडिसिन, ड्रग्स, कंपाउंड्स, प्रोडक्ट्स फॉर्म करने हैं। और फॉर्म करने में अगर, चलो एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर भगवान ने, गॉड ने हमारा एक हाथ ऐसे पीछे दे दिया होता, तो ये हाथ आगे और ये हाथ पीछे दे दिया होता, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती। तो जब चीजें प्रैक्टिकली आ जाती है, एक्सपेरिमेंटली आ जाती है, सो कॉन्फ़िगरेशन बहुत मैटर करता है। अगर भगवान ने हमारा नाक पीछे दिया होता तो हम कैसे लगते? नहीं अच्छे लगते, हम ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते। तो वही चीज प्रोडक्ट के साथ और कंपाउंड के साथ भी होती है, वो लोग ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। सो कॉन्फ़िगरेशन बहुत मैटर करती है, इसलिए हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था कि फ्रॉम विच साइड साइनाइड हैज अटैक, ये कैसे पता चलेगा? तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कम्स इन द पिक्चर, मींस, नहीं समझ आया? ठीक से समझते हैं। देखो, अब मैंने आप लोगों को एक नॉर्मल एग्जांपल से तो समझा लिया कि भगवान हमारी बॉडी कैसे कॉन्फ़िगरेशन को ठीक से देख के बनाता है। कुछ भी बना लेंगे तो इंसान फंक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, वैसे ही कंपाउंड में भी ये सेम चीज होती है।
तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, जो एग्जांपल हमने ऊपर देखा कि कैसे एल्डिहाइड के अंदर मैंने हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करवा के साइनोहाइड्रीन फॉर्म किया, वैसे ही उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझते हैं। देखो, हम लोगों ने ऊपर क्या किया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वाला जो कार्बन है वो कैसा होगा, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो किसी ऐसे को अटैक करवाओ जो न्यूक्लियोफाइल हो, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को लेके घूमेगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये साइनाइड है। अब साइनाइड को मैं या तो यहां से अटैक करवा सकती हूँ, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि या तो मैं पीछे से अटैक करवाऊंगी या फिर मैं आगे से अटैक करवाऊंगी। ये फ्रंट साइड से अटैक हो गया और ये बैक साइड से अटैक हो गया, ठीक है। या तो मैं साइनाइड को पीछे से अटैक करवाऊं या तो फिर आगे से करवा लूं। यहाँ बीच में कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन जो है, तो या तो वो यहां से अटैक करेगा पीछे से, या फिर वो यहां से अटैक करेगा, ठीक है। कार्बन के या तो यहां से अटैक करेगा या तो यहां से अटैक करेगा। अब मैम यहाँ यहाँ क्या होता है, हम केमिस्ट्री के टर्म्स यूज करेंगे। अगर आप लोगों को किसी को समझाना है तो डोंट से कि वो बैक साइड अटैक करेगा, वो फ्रंट साइड अटैक करेगा, नहीं। केमिस्ट्री के टर्म्स क्या होते हैं उसको पहले समझते हैं, ताकि ये वाला जो पूरा चल रहा है वो समझ आए। तो देखो, केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो जो फ्रंट साइड अटैक होता है, मतलब जब आगे से अटैक होता है, तो उसको हम बोलेंगे रिटेंशन। क्या बोलेंगे? रिटेंशन। और जब पीछे से अटैक होता है तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्शन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि जब मैंने साइनाइड को फ्रंट फेस से अटैक करवाया, फ्रंट फेस अटैक, आगे से अटैक करवाया, तो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब जिस किसी को भी ये चीज नहीं पता कि ये सब क्या होता है, ऐसा कुछ, ऐसा और ऐसा, जिस किसी को भी ये सब नहीं पता, वो लोगों के लिए मैंने इधर ठीक से समझाया हुआ है। तो देखते हैं इधर, देखो, जहां पे भी आप लोगों को ऐसा सिंबल दिखे, इसको हम बोलेंगे वेज। क्या बोलेंगे? वेज। वेज नॉनवेज वाला वेज नहीं है, WEDGE वाला वेज है। और ये इंडिकेट क्या करता है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो अटैक हुआ है वो फ्रंट फेस से हुआ है, वो फ्रंट साइड से हुआ है, मतलब आगे से। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन साइनाइड अटैक्स फ्रॉम फ्रंट साइड, तो उसको हम रिटेंशन बोलेंगे, ठीक है। और पीछे से, मतलब जब पीछे से अटैक होगा तो उसको डैश प्रोडक्ट बोलेंगे। ऐसे डैश 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 दिख रहा है, बस वही डैश प्रोडक्ट बोलेंगे, ओके। तो बैक साइड से अटैक करेगा। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझे तो हम लोग थोड़ा इधर पर्सपेक्टिव ला देते हैं कि अगर कोई चीज को मैं बहुत ही नजदीक से देख रही हूँ, जैसे बहुत नजदीक से, इफ आई एम लुकिंग दिस बहुत नजदीक से, तो वो चीज आगे आगे, ये जो आगे की तरफ है, ये वाला जो पोर्शन आगे की तरफ है, तो वो मुझे बहुत ही प्रॉपर दिखेगा। और जो बहुत दूर होता जाएगा, जैसे हम किसी रोड पे खड़े हैं और जैसे जैसे हम बहुत दूर का देखेंगे तो हमें प्रॉपरली नहीं दिखेगा कि क्या है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि बहुत ही ब्लरी दिख रहा है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। और जो नजदीक का होगा उसमें सारी चीज बहुत ही प्रॉपरली दिखेगी। तो बस वैसे ही जो प्रॉपर दिख रहा है, मतलब जो बहुत हमारे नजदीक है, जो हमारी तरफ है, जैसे ये मेरा हाथ है तो ये जो है वो मेरी तरफ है, तो ये आगे की तरफ है, मेरी तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वेज। और ये पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, मतलब हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि बहुत ही ब्लरी दिख रहा है, तो उसको हम डैश बोलेंगे। मैंने आगे समझाया हुआ है, देखो। जैसे मेरे पास पेपर है, पेपर के जो आगे की तरफ होगा, ये आगे की तरफ जो है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज आउटसाइड द पेपर, मतलब बाहर की तरफ, तो उसको हम वेज बोलेंगे और रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। और जो पीछे की तरफ होगा उसको हम बोलेंगे डैश और इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। पीछे से आ रहा है ना, मतलब बहुत दूर से आ रहा है, पीछे से। क्लियर हो गया? तो बेसिक्स समझ आ गया। तो अब आप लोगों को ये समझ आएगा जो मैं समझाऊंगी। देखो, तो यहाँ पे साइनाइड ने कहां से अटैक किया था? आगे से, फ्रंट फेस से अटैक किया था, इसीलिए उसको वेज प्रोडक्ट की तरह बनाया गया। और जो दूसरा वाला था, जो OH था, उसको डैश में बना लिया, दिख रहा है, उसको डैश में बना लिया। और ये जो फ्रंट अटैक हुआ उसको वेज में बना लिया, ठीक है। बहुत इजी है, नहीं समझ आ रहा है फिर से वीडियो को पीछे की तरफ करो और फिर से देखो, बहुत इजी है। फिर और एक प्रोडक्ट भी इसमें बन सकता है। कब बनेगा? जब मैं अटैक कहां से करवा रही हूं? जब मैं अटैक करवाऊंगी बैक फेस से। तो जब मैंने बैक फेस से अटैक करवाया तो वो पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है मतलब दूर है, वो थोड़ा ब्लरी दिखने लगेगा। तो बस वही इधर किया है, पीछे की तरफ, तो वो ब्लरी दिखेगा, तो हम उसको डैश में बनाएंगे और इसको
वेज में बना लेंगे। समझ आ रहा है? देखो यहाँ पे जो लिखा है वो समझो। नाइट्राइल मतलब हमारा जो साइनाइड है वो ends up pointing फॉरवर्ड, मतलब अगर साइनाइड आगे से अटैक करेगा तो ऑब्वियसली वो आगे रहेगा, वो वेज में रहेगा। और साइनाइड जब पीछे से अटैक करेगा तो हमारा नाइट्राइल जो है, जो साइनाइड है, वो थोड़ा ब्लर ब्लर हो जाएगा और जो OH है वो आगे आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक? तो इससे एक कंक्लूजन मिला कि अगर हम नॉर्मल तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो उसमें तो बहुत इजी हो जाएगा कि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, बट व्हेनेवर द स्टीरियो केमिस्ट्री कम्स इनटू द पिक्चर तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक स्टेबल प्रोडक्ट बन सकता है बट बहुत सारे नॉमिनेट होंगे प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, कोई इधर से अटैक करेगा, कोई इधर से करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हियर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। वो कैसे? तो द आंसर ऑफ हाउ इज स्टडी ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसीलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। थियोरेटिकल ऑन पेपर सब पढ़ लेंगे, पर जब वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ड्रग सिंथेसिस की बारी आएगी तब उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का मस्त रोल होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया, हमने ये भी समझ लिया। अब थोड़े बेसिक टर्म्स को समझते हैं। दैट इज कायरल कार्बन। अब मैम कायरल कार्बन क्या होता है? तो मैम ये तो बहुत ही बेसिक सी बात हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने से पहले ही हम लोगों को सिखाते हैं कि कायरल कार्बन क्या होता है। वो भी बात सही है, बट इसमें कायरल कार्बन का क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझते हैं। देखो ये वाला जो टर्म है उसको ऐसे मत जाने देना कि कायरल कार्बन हाँ पता है उसमें क्या होता है, वी ऑल नो, ठीक है, इसको स्किप कर लेते हैं, पर इसको स्किप मत करना। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि देखो कार्बन जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। जो सेंट्रल कार्बन होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक कायरल हो सकता है और एक होता है एकायरल। ठीक है, कायरल मतलब जब उसके आजू बाजू चार अलग अलग ग्रुप्स या फिर अल्काइल ग्रुप अटैच हो, मतलब सब अलग अलग होना चाहिए, चारों तरफ आजू बाजू सब अलग अलग होना चाहिए, तो ऐसे कार्बन को हम कायरल बोल देंगे। पर कोई ऐसा कार्बन है जिसके दो तरफ सेम है या फिर तीन तरफ सेम है या फिर सब कुछ सेम है, तो ऐसे कार्बन को हम एकायरल बोलेंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा, इसी वीडियो में पता चलेगा। चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अमॉन्ग दिस टू विच इज कायरल कार्बन? कौन सा कायरल कार्बन होगा? तो बहुत ही इजी सा है, मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओ और जो राइट आंसर देगा उसका पिन कर लूंगी मैं आंसर। ओके, इजी सा यहाँ तक। अब आगे समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन अबाउट डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले उसके लिए हमने कायरल को तो समझ गया कि कायरल कार्बन क्या होता है। अब कायरल के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म आएगा, दैट इज सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो वो क्या होता है मैम? तो चलो उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर मैंने मेरे जो ये वाला हाथ है उसके ऊपर ये वाला हाथ ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे ठीक से रख दिया, अगर वो पूरी तरीके से ओवरलैप कर रहा है, ठीक से ओवरलैप कर रहा है ना, हाँ, तो इसको हम बोलेंगे सुपर इम्पोजिबल, मतलब ठीक से वो इम्पोज हो गया उसके ऊपर। पर अगर मैं ऐसे कर लूं तो, अगर मैं ऐसे कर लूं तो हो रहा है ठीक से इम्पोज? नहीं हो रहा है, ये अंगूठा इधर रह रहा है, ये इधर रह रहा है, नहीं हो रहा है वो ठीक से इम्पोज। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब इसको मैं क्यों समझा रही हूँ? तो इससे ना बहुत सारी चीजें हमें आगे पता चलेगी, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। मैम क्या आइडेंटिफाई करना है? तो बच्चा आप लोगों ने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा होगा तो उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ ऐसे टर्म्स जैसे इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स एंड मेसो कंपाउंड्स, ऐसा कुछ 3 टर्म्स पढ़े होंगे, 3 डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसमें से ही हम आज एक को लेंगे, दैट इज इनैंशियोमर्स। अब इनैंशियोमर्स क्या होता है? अगर जिस किसी को नहीं भी पता है कि व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स और उसके अंदर क्या होता है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का बेसिक्स थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके अंदर 3 टाइप्स आते हैं, दैट इज इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स एंड मेसो कंपाउंड्स। व्हेन वी टॉक अबाउट इनैंशियोमर्स तो उसको मैं यहाँ पे समझाऊंगी, तो कहीं पे जाके देखने की नीड नहीं है, हम उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री के टर्म्स में बहुत अच्छे से समझेंगे। चलो देखो, तो इनैंशियोमर्स को समझने से पहले मैं आप लोगों को स्टेप से समझाती हूँ यहाँ पे कि अगर कोई कार्बन अगर कायरल हुआ तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो उसके बाद देखो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि चेक वेदर द कार्बन इज कायरल और नॉट। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, कौन सा एग्जांपल लिया? वो आल्डिहाइड लिया, ये वाला एग्जांपल था हमारे पास। अब दिस इज कायरल, ठीक है, इसमें जो कार्बन है वो कायरल है।
तो कायरल अप्रूव हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया कि ठीक है वो कायरल है। अगर वो कायरल हुआ तो आगे जाके ये सारी चीजें चेक करो, और अगर वो कायरल नहीं भी है फिर भी आगे जाके चेक करो, ठीक है। तो कायरल के बाजू में भी क्वेश्चन मार्क रख देते हैं। तो कायरल हुआ, अगर चलो वो कायरल हो गया तो क्या होगा, देखो चलो, अगर वो कायरल हुआ तो सबसे पहले उसकी मिरर इमेज बनाओ। मैम कैसे, ये समझाओ। तो देखो, अगर मेरे पास ये मेरा हाथ है तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बन जाएगी, दिस इज मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज बनाओ, उसके बाद मिरर इमेज बन गई। अब मिरर इमेज बन गई तो मिरर के आजू बाजू आप लोगों को दो ऐसे प्रोडक्ट्स दिखेंगे जो, अगर यहाँ पे अगर एक जो बॉन्ड है वो डैश में होगा तो यहाँ पे वो डैश में दूसरा दिखेगा। मतलब देखो यहाँ पे मैं समझाती हूँ, हाँ दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मेरे पास है दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए और बी, और मैंने प्रोडक्ट ए को ले लिया और फिर प्रोडक्ट ए की मैंने मिरर इमेज यहाँ पे बनाई। प्रोडक्ट ए देखो, प्रोडक्ट ए की मिरर इमेज बनाई। तो प्रोडक्ट ए की मिरर इमेज बनाने के टाइम पे जो मुझे मिला मिरर के दूसरी साइड जो मुझे मिला उसको रोटेट करवाओ। अब ये रोटेट कैसे होता है, तो बच्चा ये इनैंशियोमर की ही एक प्रॉपर्टी होती है कि इनैंशियोमर उसको बोलते हैं, वो ऐसा एक ऑप्टिकल आइसोमर है जिसको जब हम प्लेन पोलराइज लाइट में रखेंगे तो वो रोटेट करेगा। रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, वो लाइट को रोटेट करेगा। तो बेसिकली वो खुद भी रोटेट होगा, तो उसको रोटेट करवाओ। देखो यहाँ पे रोटेशन करवाए 180 डिग्री, और रोटेट करवाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। मतलब बेसिकली वेज और डैश वो चेंज हो जाएगा, वो सिर्फ बॉन्ड चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। और जो आप लोगों का रोटेट करवाने के बाद जो आया उसको चेक करो कि क्या हमारा प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी आइडेंटिकल है, ये चेक करवाओ। हाँ, और एक यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप लोग एक किसी भी एक प्रोडक्ट को ले लोगे, जैसे मैंने प्रोडक्ट ए को लिया है, मैंने उसकी मिरर इमेज बनाई, और मिरर इमेज बनाने के बाद उसको प्लेन पोलराइज रोटेशन करवाया 180 डिग्री, और उसके बाद अगर मैंने उसको देखा तो वो आइडेंटिकल होगा किससे, ये वाले से। तो ऐसे हम ये भी देख सकते हैं कि हम लोगों का जो दो प्रोडक्ट बने हैं वो ठीक बने हैं कि नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट के थ्रू। कुछ नहीं करना, एक प्रोडक्ट मिला, एक प्रोडक्ट की मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज बन गई, उसके बाद उसको 180 डिग्री रोटेशन करो, वेज को डैश कर लो, डैश को वेज कर लो, या फिर ऊपर के ग्रुप एक्सचेंज कर लो। बेसिकली उसको 180 डिग्री रोटेट करवा लो, और फिर देखो कि क्या वो हमारे दूसरे प्रोडक्ट जैसा ही दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो यस, यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, ठीक है। और फिर ये चेक करो कि क्या जो ये दो है, ये जो दो प्रोडक्ट हमें मिले थे, एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन करवा के जब हमें दो प्रोडक्ट मिले थे, क्या वो दो आइडेंटिकल है, चेक करो। क्या वो दो सेम दिखते हैं, चेक करो। सेम दिख रहा है क्या, ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है क्या, देखो। नहीं मैम, ये तो बहुत अलग दिख रहा है। कैसे सेम दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अटैक आगे से हुआ है, एक पीछे से हुआ है, और अगर दोनों को हम देखें तो बहुत ही डिफरेंट दिख रहा है। तो मैं बोलूंगी ये सेम नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको बोल दूंगी कि इट इज नॉन आइडेंटिकल। जो दो प्रोडक्ट्स हमने मिले वो नॉन आइडेंटिकल होंगे, समझ आया, नॉन आइडेंटिकल होंगे। तो और एक प्रॉपर्टी हमें मिल गई कि जो इनैंशियोमर्स होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं। मतलब इनैंशियोमर्स के आप लोगों को जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट इज ए एंड बी, वो दोनों एक दूसरे की तरह नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो कितनी कितनी सारी चीजें मिली, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल गई। सबसे पहले तो जिसमें से हम लोगों ने दो प्रोडक्ट बनाए, वो जो रिएक्टेंट है वो कायरल होना चाहिए, उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि अगर आप लोगों को मिरर इमेज मिली, उसको मिरर के जो दोनों साइड है उसको अगर एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये दूसरी चीज मिली। तीसरी चीज के वो रोटेट करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट को, वो हमने रोटेट करवा के भी देखी। और चौथी चीज कौन सी, कि नॉन आइडेंटिकल होंगे। जो दो प्रोडक्ट मिले वो एक दूसरे जैसे नहीं दिखते होंगे, क्योंकि कैसे दिखेंगे, एक में रिटेंशन हुआ और एक में इन्वर्जन हुआ है, नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे से पूरी डेफिनेशन बन गई। देखो यहाँ पे मैंने लिखी है उसकी डेफिनेशन कि कायरल कार्बन होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, और रोटेट करना चाहिए प्लेन पोलराइज लाइट को। और प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ही कुछ वैसा होता है कि वो, यहाँ पे मैंने इसको रॉन्ग इसीलिए दिखा है, मतलब उसकी कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। इसको डिटेल में हम आगे समझेंगे, अभी तो बहुत सारे लेक्चर्स है, तो इसको हम अभी के लिए ऐसा मान लेते हैं कि इट शुड बी नॉन आइडेंटिकल।
ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हो गए। इनएंशियोमर्स की डेफिनेशन क्लियर, अगर इसको एग्जाम में लिखोगे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हमें समझ आ गया। तो ये हमारा स्टेप 1 था कि चेक करो वेदर इट इज कायरल और अकायरल। कायरल हुआ या अकायरल हुआ, कोई भी होगा, तो हमें मिरर इमेज तो बनानी ही है। अब मिरर इमेज बन गई, तो अब जो मिरर इमेज बनी उसके बाद चेक करवाओ कि क्या वो सुपर इम्पोजिबल हो रहे हैं, मिरर के आसपास जो दो है वो एक दूसरे के ऊपर इम्पोजिबल हो रहे हैं। अगर इम्पोजिबल नहीं हुए, जो अभी हमने देखा ये इम्पोजिबल नहीं हो रहा है, ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, दैट मींस इनएंशियोमर्स बन गया है, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, पर मैम व्हाट इफ वो नॉन इनएंशियोमर्स निकले? अगर आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम नॉन इनएंशियोमर्स कब निकलेंगे, कब वो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे, ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो बच्चा कंप्लीटली ओवरलैप वो तब करेंगे, स्क्रीन पे देखो, कंप्लीटली ओवरलैप कब करेंगे? कंप्लीटली ओवरलैप वो तब हो जाएंगे जब मेरे पास जो रिएक्टेंट है जिसमें मैं रिएक्शन करवा रही हूँ वो एकाइरल होगा। देखो ये एकाइरल है, दोनों ग्रुप कैसे हुए? सेम हुए, तो ये कार्बन कैसा हो गया? एकाइरल। तो जब मेरा कार्बन एकाइरल होगा तब पूरी गेम चेंज हो जाएगी, मतलब स्टेप्स सेम रहेंगे पर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। अब उसको समझते हैं। तो अकाइरल कार्बन है मेरे पास, अब एक एकाइरल कार्बन है, नॉर्मल रिएक्शन से ये बनेगा, वी ऑल नो दैट। उसके बाद देखो तो स्टीरियो केमिस्ट्री अगर हम उसकी देखें तो इसमें भी प्रोडक्ट तो बच्चा दोनों ही बनेंगे, रिटेंशन और इन्वर्शन से। अब किसी एक को ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सी को ले लिया। प्रोडक्ट सी को लेने के बाद क्या करना है? उसकी मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज बनाने के बाद ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर चेक करवाओ कि वेदर इट इज इम्पोजिबल हो रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे और फिर रोटेट करवाओ और रोटेट हो जाएगा, उसके बाद ये देखो इम्पोसिबल तो वो हो रहा है। ठीक है, देखो इम्पोसिबल तो हो रहा है, तो इम्पोसिबल हो गया। अब जो इम्पोसिबल हो जाएंगे वो नॉन इनएंशियोमर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि इनएंशियोमर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? कुछ सेम नहीं होना चाहिए, वो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पे तो सब कुछ हो रहा है, वो दोनों तो आइडेंटिकल भी बन गए। देखो ये वाला जो हमें मिला रोटेट करवाने के बाद, वो तो कंप्लीटली आइडेंटिकल हो रहा है। किससे? इससे। देखो हो रहा है, अच्छा यहाँ पे देखो हो रहा है, ये वाला जो मिला वो तो कंप्लीटली आइडेंटिकल हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया? चलो, जिस किसी को अभी भी समझ नहीं आ रहा है वो ये एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, इसकी मैंने मिरर इमेज बनाई और फिर उसको रोटेट करवाया और चेक किया कि क्या वो आइडेंटिकल हो रहा है। हाँ, तो सुपर इम्पोजिबल तो हो रहा है, उसके ऊपर वो इम्पोज हो रहा है। देखो इधर ठीक से समझते हैं, जिस किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो मेरे पास ये वाले ग्रुप है, अगर मैंने ये वाला ले लिया रिटेंशन प्रोडक्ट, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज बनाने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको रोटेट करवाओ, ये हो गया। अब क्या करेंगे? इसको रोटेट करवाएंगे, तो रोटेट करवाने के बाद वो कैसा बन जाएगा? तो रोटेट करवा के वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे CN आ जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल आइडेंटिकल हो रहे हैं। यस, इट इज कंप्लीटली इम्पोजिंग। तो नॉन इनएंशियोमर्स की प्रॉपर्टी क्या मिल गई? तो नॉन इनएंशियोमर्स की प्रॉपर्टी हमें मिल गई है कि वो आइडेंटिकल होना चाहिए। लिखते जाओ, वो आइडेंटिकल होना चाहिए, वो सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। आइडेंटिकल, सुपर इम्पोजिबल और क्या होना चाहिए? एकाइरल। ठीक है, सब कुछ उसमें। और इट विल नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर? चलो हो गया यहाँ तक क्लियर। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या आता है? तो कंक्लूजन यहाँ पे ये आता है कि इनएंशियोमर्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉट आइडेंटिकल। आ गया, बट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बहुत अच्छा पॉइंट है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तो होंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे, और वो लोग नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर्स आर कायरल इफ दे कैन नॉट सुपर इम्पोज। और एकायरल स्ट्रक्चर की क्या प्रॉपर्टी है कि वो सुपर इम्पोजिबल होंगे, आइडेंटिकल भी हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में
कि कायरल की क्यों प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती पर एकायरल की होती है, और स्टीरियोजेनिक सेंटर्स के मतलब ऐसे कार्बन जो कायरल है और स्टीरियो सिलेक्टिव है, रिजियो सिलेक्टिव है, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहा है, बहुत डिटेल में बेसिक सी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगी है, तो फिर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ जिसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत वीक है। बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियोस, और ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो है वो सीरीज का पार्ट 1 है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। सो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जैसे ही मैं अपलोड करूं पहले नोटिफिकेशन मिले और आप लोग देख के तुरंत सीख जाओ, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।